तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जोकिंग वापस आ चुका था। लेकिन इस दौरान जब वो गली से गुजर रहा था, तो उसकी मुलाकात गूंगे से होती है। और गूंगा दिख तो नॉर्मल ही रहा था, लेकिन कुछ परिवर्तन दिख रहे थे उसमें, जैसे कि वो नॉर्मली साइड से चलता है, छिप छिप के थोड़ा शैडो में। लेकिन आज वो एकदम रोड पे अलग ही घूम रहा था। और जू फील क्या करता है कि इस बंदे की जो सोल है ना, वो काफ़ी वीक हो चुकी है, और तुरंत इसे पकड़ के गले से उठा देता है कि तुम कौन हो, अब आगे। म्यूट उस तरह यानी गूंगा डर जाता। वो फाइट करना चाहता था, लेकिन जो के सामने बहुत वीक था। और इसका कल्टीवेशन कैसा था, समझ रहे हो, कि कंडेंसेशन और फाउंडेशन के बीच में। मतलब ये फाउंडेशन के लिए ब्रेक थ्रू कर ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाया था। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन जू को कोई पकड़ नहीं सकता था इन द सेंस कि जू का स्टेटस काफ़ी ऊपर है, और एक नॉर्मल डिसाइपल का अगर इसने गर्दन भी पकड़ा, इवन मार भी दी और जू समझ जाता है तुरंत। पहले तो अपने घोस्ट आइज को एक्टिवेट करता है कि और उसके अंदर फील क्या करता है कि एक अलग सोल है जो कि म्यूट के सोल को सप्रेस कर रहा है। तुरंत इसे लेकर के अपने थर्मास्केप की तरफ बढ़ता है, यानी बर्थ की तरफ। तुरंत स्टिगियन फ्लेम को एक्टिवेट कर और म्यूट के गर्दन की तरफ बढ़ता है, और एक चीख की आवाज आती है, और जो अंदर से सोल निकाल लेता है, जो कि म्यूट का सोल था ही नहीं। और जू की जो परछाई थी ना, वो भूख दिखाती है खाने के लिए। लेकिन जू इस बार उसको नहीं देता है, और इस सोल को अपने 61 में थर्मापर्चर में ट्रैप कर देता है। और गूंगा फाइनली आंखें खोलता है, और जो इसे छोड़ देता है। धीरे धीरे उसका याददाश्त भी आने लगता है, मतलब थोड़ा समय लगता है। फिर जो उससे पूछता है क्या हुआ था। अब क्योंकि देखो वो बोल तो नहीं सकता, तो पूरा लिख के समझाता है कि वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। और आपको पता है, जब आप फाउंडेशन लेवल के लिए ब्रेक थ्रू करते हो तो ग्रूव्स वगैरह प्रकट होते हैं, वही हुआ था इसके साथ। और देखो एक प्रॉब्लम इसके साथ क्यों ज़्यादा होता था, क्योंकि इसकी जो सेंसेस है ना, बहुत शार्प है। क्योंकि इसने जोकिंग के परछाई को भी देखो डिटेक्ट कर लिया था, और जू को पता था कि वो सो रहा है। तो इसकी वजह से, इसके सेंसस की वजह से ना, बहुत सारे ग्रोज अट्रैक्ट हो गए थे इसकी तरफ। एक शैडो फिगर दूसरे वर्ल्ड का, जो कि इसके सोल को सप्रेस करने लगा था। और अगर वो इस पर ध्यान नहीं देता, मतलब मिलता नहीं है, तो कुछ दिन के बाद थी फिर पूरी तरह से इसका सोल खत्म हो जाता। और वो जो भी शैडो फिगर था जिसको जू ने अपने धर्मापर्चर में ट्रैप किया, उसकी बॉडी ये बन जाता। और जो इसको बोलता है तुम फाउंडेशन लेवल में यही ब्रेक थ्रू कर सकते हो। गूंगा को बिल्कुल भी हिचक नहीं होती, तुरंत यहीं पर बैठकर अपने कल्टीवेशन में लग जाता है, और अपने धर्मापर्चर्स की खोजबीन शुरू कर देता है। देखो आपको धर्मापर्चर सर्च करने पड़ते हैं, और जैसे ये शुरू करता है तो बहुत सारे ग्रूव्स प्रकट होना शुरू करते हैं, और तो एक एक करके इनको ट्रैप करते जाता है। इवन उसका शैडो भी कुछ एक को निकल जाता है, और जू काफ़ी खुश होता है। हालांकि शैडो को गुस्सा आ रहा था कि ये फंडिस शू मेरे खाना ले रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। और वो अपने स्टिकियन फ्लेम से इजीली इन्हें पकड़ रहा था। तो इस तरह से काम चलते रहता है, और समय गुजरते जाता है। तो जू ना 62 से लेकर के 73वें धर्मापर्चर तक पहुंच चुका था। मतलब एक एक सोल उसमें ट्रैप कर चुका था। और गूंगा अभी अभी फिनिश नहीं हुआ था, वो अभी काम में लगा हुआ था। और ऐसे चलता रहा तो जू 120वें धर्मापर्चर में एक एक सोल ट्रैप कर पाएगा। जैसे कि एक और ग्रुप प्रकट होता है जो काफ़ी तगड़ा था, जैसे कि जू अपने 74वें धर्मा अपर्चर में सील कर देता है, और वेट करते रहता है। अब देखो, क्योंकि गूंगे ने पहले भी ट्राई किया था ब्रेक थ्रू का, तो इस प्रोसेस में उसको लगभग 7 दिन लगते हैं, और वो चमकते रहता है। लेकिन अभी भी 80 धर्मा अपर्चर के ऊपर जा चुका था, 90, धीरे धीरे 6वें दिन तक। और धीरे धीरे जू भी 120 अपर्चर फील कर लेता है। लेकिन जू का ऐसा था कि जो वीक सोल है ना, उन्हें रिप्लेस कर दूंगा स्ट्रॉन्ग सोल से, अगर मौका मिलेगा तो 3 पावरफुल ग्रूस भी जू इस दौरान पकड़ता है। म्यूट इस दौरान अपना ब्रेक थ्रू स्टार्ट कर देता, मतलब उसको 120 धर्मापर्चर मिल चुके थे। 9वें दिन इस दौरान बारिश वारिश होने लगती है। गूंगा अपनी आंखें खोलता है, और अपना पहला धर्मापर्चर भी खोल चुका था। देखो ढूंढना अलग होता है और खोलना अलग होता है। तो फाउंडेशन लेवल पे आप तभी पहुंचते हो जब एक धर्मापर्चर खोल लेते हो, और वो कर चुका था। जू को काफी रेस्पेक्ट देता है, और जू कहता है कि तुम बेल फायर सोल सॉल्विंग स्क्रिप्चर स्टडी करो, जितना जल्दी हो सके पहला लाइफ फ्लेम चलाओ, क्योंकि जब तक रेडियंट स्टेट में नहीं हो तब तक बहुत वीक हो। इस दौरान एट्थ कोलिशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ये जो सुप्रीम आर्बिटर सैल्वेशन माउंटेन है, वहाँ पर हमें एक कब्र को दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 लोग बाहर निकल रहे थे और बारिश हो रही थी। दोनों ने ब्लैक क्लॉक पहने थे। अगर कुछ दिख रहा था तो उनके मास्क दिख रहे थे, जो कि वो जो ब्रोकन फेस ऑफ गॉड के जैसे दिख रहे थे। दूर से देखो तो मानो ये दोनों गॉड हों, वैसे लग रहे थे जो बारिश में चल रहे हैं। तो ये कोई और नहीं, एक तो वो नाइट ऑफ, और दूसरा उसका मास्टर था। और मास्टर बोलता है कि हम जल्दी एड से कोलिशन पहुंचने वाले हैं। जो बोल रहा था, जो मास्टर था, बहुत कम एज का लग रहा था। तो जिस बंदे ने हमें यहाँ पर बुलाया है वो तैयार है ना। तो नाइट डॉग बोलता है बिल्कुल मेरे लॉर्ड, वो बंदा तैयार है। तो देखो, जैसे मास्टर सेवेंथ ने जू को एक रास्ता दिखाया था, वैसे ही जू अपने गूंगे को रास्ता दिखाता है कि तुम्हें ये बेल फायर वाला स्क्रिप्चर स्टडी करना है, जो कि स्लॉटर वाला पाथ है। आपको मालूम है कि बेल फायर
में आप बेसिकली सोल को डिवोर करते हो या जो भी, उसके लिए मारना तो पड़ेगा। तो म्यूट फिलहाल यहाँ से चला जाता है और जो उसके बाद रेस्ट नहीं करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन डिवीज़न की तरफ बढ़ता है, ज़ैंग सेन से मिलता है, जहाँ पर ज़ैंग सेन मस्त फीमेल डिसाइपल्स वगैरह से बात-वूत कर रहे थे, पाइप-वाइप मार रहे थे। जैसे एक डिसाइपल को तो ज़ू पहचान भी लेता है, वो सेकंड पिक की अल्केमी कल्टीवेटर थी, यानी डाउ ऑफ मेडिसिन वाली। क्योंकि ज़ू किंग ने इसे वू मू किंग के साथ देखा था। इस दौरान ज़ैंग सेन से बोलता है थोड़ी देर बाद, क्या लगता है तुम्हें, मैं हूँ ना हैंडसम, डैशिंग? ज़ू बोलता है बिल्कुल। लेकिन ज़ू का एक्सप्रेशन नॉर्मल रहता है, तो बट फिर भी अपना बंदा खुश हो जाता है ज़ैंग सेन। और फिर ज़ैंग सेन बोलता है मुझे मालूम है, तुमने थर्मास्केप उड़ा दिया है, राइट? तुम्हें वो पार्टिसिपेशन इफेक्ट देखने को मिला? ज़ू बोलता है नहीं। ज़ैंग सेन बोलता है यार इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ज़ैंग सेन बोलता है ओह ऐसा हुआ, जब ज़ू क्योंकि थर्मास्केप्स को देता है, तो बोलता है कि ओह तो तुमने 2 बार ही इसको एक्सप्लोर किया, तीसरे बार किए होते तो मिलता वो इफेक्ट। लेकिन चलो कोई ना, ये पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, बड़ी बात है। और बोलता है कि 3 दिन लगेंगे, पूरा हो जाएगा पहले जैसा। ज़ैंग बोलता है तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा, अपने धर्मा पर्चर्स को सोल के साथ फ़ील करना पड़ेगा, तभी तुम ऊपर जा सकते हो। ज़ू बोलता है मैंने कर लिया। ज़ैंग हैरान हो जाते हैं। क्या बात कर रहे 120 हो? मतलब पहली बात कि तुम्हारे चारों लाइफ फ्लेम जाग चुके हैं। और उसमें ने अपनी ऑरा दिखाता है 120 थर्मा पर्चर्स की ऑरा, जिसमें एक सोल ट्रैप थे। और फिर अपने कैप्टन मतलब ज़ैंग पहले बोलते हैं, फिर 3 दिन काफ़ी नहीं होंगे, 7 दिन लगेंगे। कि अगर तुम क्या करते हो ना कि ये सोल फ्यूज़ कर पाते हो शिप के साथ, इस नाव के साथ, तो ये धर्मा शिप बन जाएगा, धर्मा स्किप की जगह। मतलब ज़ैंग खुद काफ़ी एक्साइटेड थे, मानो को इग्नोर कर रहे थे और धर्मा स्किप पर उनकी पूरी नज़रें फोकस थी और काम करना भी शुरू कर देते। अब जो जानता था भाई ये बंदा कीड़ा आदमी है, इन चीज़ों में पागल रहता है, तो फिलहाल वो अपने स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पर वो अगले 7 दिन रहने वाला था। तो फिलहाल यहाँ पर ज़्यादातर जो मिशन थे ना, वो जो 3 स्पिरिट्स डाउ सप्रेसिंग माउंटेन है उससे रिलेटेड थे। और जो देखता है ये जो जगह था थोड़ा लाइवली था इस समय, कैप्टन कहीं मिलता नहीं है। ज़ू को पता नहीं था चल क्या रहा है, कैप्टन कुछ तो लंबा कर रहा है। बड़ी बात है वुजियान वो भी मिसिंग था, तो समझ जाता है ये दोनों कुछ तगड़ा प्लान कर रहे हैं। तो ज़ू इस दौरान डार्क सेरेनिटी सेक्ट की तरफ देखता है संदिग्ध होकर के। इधर जो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न था उसके कुछ जो लोग थे वो अपने सेकंड इंस्पेक्शन के लिए निकल चुके थे। वो जो नदी के किनारे जहाँ पे ज़ू और कैप्टन भी पर गए थे, और इस बार ज़ू और कैप्टन नहीं जा रहे थे। इस बार 2 लाइफ फ्लेम वाले बंदे जा रहे थे और 5वें पीक के लोग जो थे वो चार्ज में थे। इसलिए जो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न था थोड़ा खाली भी था, तो ज़ू को तो वही चाहिए था। और वो अपने 121वें थर्मा अपर्चर पे फोकस करता है कि अगर मैं खोल लूँ इसे, और ये ऐसा मिलता नहीं है, इसको पता था लाइफ और डेथ वाले सिचुएशन में ही मिलता, और ये प्लान सोच चुका था। इसके हिसाब से इसे 7 ब्लड आइज का जो टैबू ट्रेजर है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ज़ू का कैसा था कि वेट कर रहा था धर्मास्किफ को अपग्रेड कराने का धर्माशिप में, फिर वो जाएगा टैबू ट्रेजर जहाँ पर है और टेस्ट कर पाएगा, जैसा मास्टर सेवेंथ ने कहा था। प्लान खतरनाक है बट शायद ये काम कर जाए, तो ये इसका डिसीजन था। हाँ, लेकिन अगर ये खोल नहीं पाता उसके बाद भी, तो इसका यही था फिर मैं गोल्ड कोर लेवल पे बढ़ जाऊंगा। तो प्लान की अपनी तैयारी कर रहा था क्योंकि 7 दिन में जाना था, और ज़ैंग का मैसेज भी आ जाता है कि थर्मास्किप फिनिश हो चुका है। अब ज़ू का प्लान वही था कि अगले सुबह ये टैबू ट्रेजर जहाँ पर है वहाँ जाएगा। आसमान की तरफ देखता है, शाम का समय था और थोड़ी लालिमा छाई हुई थी, लेकिन थोड़ा अलग फील करता है, ऐसी फीलिंग जिसकी इसको आदत नहीं है, थोड़ा बेचैनी जैसा। लेकिन क्यों है वो बेचैनी इसको पता नहीं चलता, क्योंकि एक ऑरा फील करता है ये, वो ब्रोकन फेस ऑफ का गॉड का जो आसमान में दिखता है ना चेहरा, उसी के आसपास थोड़ा ब्लडी ऑरा था। लालिमा जैसी दिख रही थी लेकिन थोड़ा अलग था। तो फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन की तरफ बढ़ता है और अपने धर्मास्किफ की तरफ देखता है, जिसके अंदर पावरफुल गॉडलीनेस की ऑरा थी पहले से भी, कुछ मैजिकल सिंबल्स भी बने हुए थे। और वो बताते हैं ज़ैंग कि वहाँ पर अगर तुम स्पिरिट ऑटोमेशन ऐड कर दोगे तो ये धर्माशिप बन जाएगा। और ज़ू भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, बेल फायर स्क्रिप्चर यूज़ करता है और एक-एक करके इन्हें अपने धर्मास्किप में मर्ज करने लगता है। ज़ैंग इस दौरान थोड़ा पीछे हट जाते हैं क्योंकि ऑरा काफ़ी पावरफुल थे, और दूर से बोलते हैं यार ये बंदा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो अपने आधे सोल्स तो ये भेज चुका था, और स्टिगियन फ्लेम में भी साथ में भेजता है। ज़ैंग इस दौरान धर्मास्किप को एक्टिवेट करते हैं। ये पूरा शोल शैडो जो था अंदर एंटर कर जाता है। पैट्रियार्च वज्रा जो इस समय देख रहे थे सरिया से, वो भी अचंभित थे एक तरह से। अब देखो ये पहले स्पिरिट ऑटोमेशन है ना ज़ू किंग के पास, अब ये दूसरा बनने वाला था नाव के अंदर जो भी रहेगा। और ज़ू फील करता धर्मास्किफ की ऑरा चेंज हो रही है क्योंकि एक सोल शैडो दिखता है इसके अंदर, और ये अपग्रेड हो चुका था धर्माशिप में। ज़ू किंग भी खुश था और ज़ैंग भी कि यार ये काम तो कर गया। इधर आसमान और लाल होते जाती है और 2 लोग प्रकट होते हैं सोरिंग क्लाउड्स वर्ड सेक्ट में, मतलब वहाँ की राजधानी जो थी। एक आगे चल रहा था और एक पीछे। जो आगे चल रहा था ऑब्वियसली कम एज का था लेकिन मास्टर था, और दूसरा नाइट टॉफ। और फिर ये बंदा बोलता है क्या बेस्ट शहर है,
नाइट डॉग से पूछता है कि अब काम शुरू होने वाला है। नाइट डॉग बोलता है लॉर्ड हाँ मुझे तो रिस्पॉन्स आया था कि बस अब वो शुरू ही होने वाला है। जैसे वो बंदा बोलता है ना, जो पानी था एवरलास्टिंग इमॉर्टल प्रोफाउंडिटी रिवर में, वो चेंज होने लगता है, उसका कलर वो ब्लैक हो जाता है। अब सोचो नॉर्मली जो ये प्रोफाउंडिटी रिवर है इसका पानी काफ़ी स्वच्छ होता है कि पूरे छोटे से छोटे शहर को पानी पहुंचाती है और ये क्लीन भी कर देती है। इसीलिए कोलिशन वाले इस नदी को अच्छे से गार्ड भी करते हैं। लेकिन आज कुछ अलग हो रहा था, और जहाँ पर हो रहा था ये जगह एट सेट कोलिशन से ज़्यादा दूर नहीं था। बेसिकली वो एरिया था जो कोलिशन ही कंट्रोल करता है। पानी में करप्शन की और फील हो रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग करप्शन। ब्लैक मिस्ट पानी में से दिख रहा था और ऐसा लग रहा था एकदम सॉलिड फॉर्म में बदल जाएगा। जो भी मतलब इसे टच कर दे ना भाई वो खत्म हो जाए। तो आसपास जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे ये करप्शन वाली और डिवोर कर रहा था। पानी मानो करप्टेड होती जा रही थी और जहरीली भी। तो इसमें जो भी वो स्पिरिचुअल फिश वगैरह रहती है ना वो भी मरने लगती है, और जो मरती नहीं है, जो थोड़ा रेजिस्ट कर जाती है, वो करप्टेड होने लगती है। इनके अंदर एक खूंखारपन आ जाता है। मतलब ये नदी बोल सकते हो एकदम हॉन्टेड और एविल हो जाती है। अब सोचो वो पानी का एक धारा था जो कि शहर में भी बह के आता था, तो इधर भी आने लगता है और काम भी नहीं करता। इनके जो स्पेल फॉर्मेशन वगैरह थे, डैम भी मानो टूटने लगता है क्योंकि करप्शन की ऑरा उसमें काफी स्ट्रांग थी। और अगर ये पानी शहर में घुस गया तो क्या तबाही होगी आपको पता है। क्योंकि कोलिशन जो था ना, एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर में 6 पावरफुल बोल सकते हो प्लेसेस है, या जो भी बोल लो एकेडमीज है, ये उनमें से एक था। तो ऐसा नहीं है कि अगर पहला लेयर ऑफ इनका प्रोटेक्शन टूट रहा है तो इनके पास बैकअप नहीं होगा। तुरंत ही वो लीडर्स प्रकट होने लगते हैं और पानी को रोकने लगते हैं शहर में आने से। बहुत सारे पिल्स वगैरह भी एक करप्शन और जहर को काउंटर करने लगते हैं, अलग अलग जो बैटरी आर्च वगैरह थे। लेकिन फिर भी यार पॉइजन का और करप्शन का कुछ तो इफेक्ट था। पानी जो आ रहा था करप्शन के साथ वो एक छोटा मोटा प्रॉब्लम था। पानी करप्टेड कहाँ पर हुआ वो मेन प्रॉब्लम ना, अगर आप उसे नहीं खत्म करोगे तो भाई ये तो आता रहेगा। तो बहुत सारे जो पावरफुल लोग थे वो सोर्स ढूंढने में निकल जाते हैं। अब जो अपना ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन में था, लेकिन इस दौरान इसे लेकर ये निकल ही रहा था तभी इसका जेट स्लिप जो था वो वाइब्रेट करता है। जैंग सैन के पास भी इंफॉर्मेशन आ चुका था, वो भी चंबित हो जाता है। तो वो भी आगे बढ़ जाते हैं। जो मतलब इन्हें काम साइन हुआ था, जो समझ रहा था वो लाल बादल, फिर ये चीजें कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और देखो जू को समझते देर नहीं लगती कि ये जो पानी का प्रॉब्लम है ये छोटा है, मेजर प्रॉब्लम कुछ और होगा। तो आगे क्या प्रॉब्लम आने वाला है वो मेजर है क्या है लेकिन। और जू अगर ऐसे सोच सकता है तो पावरफुल लोग जो हैं पैट्रियार्च मैट्रियार्च उन्होंने भी सोच ही लिया होगा। तो बहुत सारे जो सेक्ट थे ना वो तो अपने टैबू ट्रेजर भी एक्टिवेट कर देते हैं। इस दौरान क्या होता है ना, जो क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट था ना वहां से रेड लाइट और ज्यादा चमकती, तो बहुतों का ध्यान उस तरफ जाता है। अब पैट्रियार्च क्लाउड इस दौरान तो बाहर आ चुके थे, ये जो पानी का प्रॉब्लम था उसकी वजह से। लेकिन फिर वो अपने सेक्ट की तरफ देखते हैं क्योंकि उनके ही सेक्ट से वो रेडिश ऑरा प्रकट हो रही थी, क्योंकि टैबू ट्रेजर तो उन्होंने एक्टिवेट ही नहीं किया था। फिर वो कौन कर रहा है, और वो ऑरा एक ब्लडी कलर के ट्री में बदल जाती है। और उस पेड़ में ना बहुत सारे पत्ते थे, बहुत खतरनाक दिख रहे थे, अनस्टॉपेबल स्वर्ड एनर्जी के समान थे, जो कि एक पूरा भंवर सा बन जाता है, पूरा ईट सेट कोलिशन को मानो कवर कर लेता है। जो देख रहा था अपने सेवन ब्लड आइज के हेडक्वार्टर में था और एक प्रेशर फील करता है। और इस दौरान उस वृक्ष पर, वो टैबू ट्रेजर का जो पेड़ बना था उस पर एक इंसान प्रकट होता है जिसने गोल्डन रोब पहना और ऊपर में ब्लू क्राउन, और पैर पर ना मतलब जहाँ खड़ा था ऐसा बोल सकते हो एक एंसेंट ब्रॉन्ज स्वर्ड दिख रहा था। दिखने में काफी हैंडसम था, लेकिन उसका दायां आंख जिसमें पुतलियां होती हैं, दायां आंख में कुछ नहीं था, खाली था। और बायां आंख में एक एविलिश ऑरा फील हो रही थी। जो भी उसे देखता है हैरान हो जाता है। वो कोई और नहीं मास्टर शेंग्यून था और स्माइल कर रहा था। इस दौरान एक और वृक्ष हेडक्वार्टर में प्रकट होता है और शेंग्यून इस दौरान वो जो ब्रोकन फेस ऑफ गॉड था वो आसमान में उसकी तरफ देखता है और बोलता है टॉर्च लाइट मुझे ध्यान से देखो। और वहीं पर हमें ना दो वो ब्लैक क्लॉक वाले बंदे दिखाई देते जिनका जो मास्क था एकदम वो जो गॉड का ऊपर में चेहरा उसके जैसा दिख रहा था। उसमें से एक जो बंदा था वो बैठा हुआ था यानी जो मास्टर था, और दूसरा खड़ा था और दूर से देख रहे थे। वो पूछता नाइट डॉफ क्या ये बंदा है जो हमारे लिए काम कर रहा है, मतलब परफॉर्मेंस देने वाला है। नाइट डॉफ जवाब देता है कि नहीं मास्टर, नहीं लॉर्ड, ये वो नहीं है। और फिर ये बोलता है माय लॉर्ड आप एंजॉय करिए, तब तक मैं जाता हूँ सेवन ब्लड आइज को कुछ गिफ्ट दे के आता हूँ। आज के बाद फिर से लोग टॉर्च लाइट को याद करने लगेंगे। नहीं तो इन लोगों को क्या लगता है कि टॉर्च लाइट एक भगौड़ी संस्थान है, मतलब जो भागते रहते हैं। लेकिन आप जब हो यहाँ पर तो टॉर्च लाइट फिर तो काफी अलग है। और ये जो मास्टर था इसका यानी वो यंग मैन वो बोलता हाँ आगे जाओ। इस बंदे के हाथ में ना एक लकड़ी का बॉक्स था और ये सेवन ब्लड आइज की तरफ देखता कि मेरा छोटा भाई अब फिर से रोने वाला है। अब इधर जो पैट्रियार्च क्लाउड थे वो भागना शुरू करते हैं शहर की तरफ यानी अपने हेडक्वार्टर की तरफ। शेंग्यून की तरफ देखते जो आसमान में उड़ रहा था और ब्रोकन फेस ऑफ गॉड की तरफ देख रहा था, थोड़े से व्याकुल थे। देखो सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के टैबू ट्रेजर को 3 ही लोग कंट्रोल कर सकते थे और शेंग्यून उनमें से एक था। दूसरे थे सेक्ट लीडर, तीसरा खुद ये पैट्रियार्च।
और देखो एक तो इनका बेटा एक पोता है, नहीं तो तीसरा पोता नहीं है बेसिकली, एक तो सेक्ट लीडर है, दूसरा इनका बेटा है, तीसरी एक खुद है। और इनका जो बेटा था अब अगला सेक्ट लीडर बनने वाला था, तो ये चिल्लाते हैं कि चूटियान को। और एक मिडिल एज मैन को दिखाया जाता है जो कि अपने पिताजी की तरफ देखता है। मास्टर शेंग उनके पास ही उड़ रहा था और उन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है। ये वही बंदा है ना जिसकी फ्लैशी बॉडी को मास्टर सेवंथ ने डिस्ट्रॉय कर दिया था साउथ फिनिक्स में, जब ये अटैक करने के लिए बढ़ा था। तो ना सेंड सोल कल्टिवेटर है। बैटरियाज क्लाउड पूछते तुम ये क्यों कर रहे हो? छोटियान को स्माइल करके कहते पिताजी आपको पता नहीं है? इस बंदे की आंखों में एक अलग विश था कि मेरे बेटे ने कोई गलती तो नहीं की थी कि वो ट्विन पैदा हुआ था। वो नॉर्मल ट्विन होने वाले थे, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया था पिताजी ताकि एक दूसरे को निगल जाए। आपने इन्हें ऐसा बनाया। आप मेरे पुत्र को, यानी कि ये बात कर रहा था मास्टर सेंग्यून की, उसे डिवोर करना चाहते हो है ना? आप उसको अपना अगला रिनकार्नेशन चाहते हो। वो जो लाइफ फ्लेम था उसमें आपका डिवाइन रेजोनेंस था। अच्छा हुआ कि लाइफ फ्लेम इससे किसी ने छीन लिया, लेकिन फिर भी आप गुस्सा नहीं हुए थे। उसके बाद भी आप नहीं माने। आपने मेरे बेटे को प्रेसिडेंट के सामने बेच दिया। मतलब जो भी उनसे सहायता मिली मुझे मालूम है, ताकि इन फ्यूचर प्रेसिडेंट इसे अपना क्लोन बना देंगे। और मैं एक पिता हूँ, मैं ये कैसे देख सकता हूँ? मैं तो सेवन ब्लड आइज को थैंक्स बोलना चाहूंगा। मैं उनसे नफरत भी करता हूँ, लेकिन थैंक्स भी बोलता हूँ। मैं पहले तो ये खूनी तांडव क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट में करना चाहता था, लेकिन मेरे बेटे के रिक्वेस्ट पर मैंने इसे बदल के सेवन ब्लड आइज की तरफ कर दिया है। पैट्रियार्क चिल्लाते हैं क्लाउड कि तुम इससे बच के फिर नहीं जा पाओगे। ये देखते हैं कि इनके बेटे का चेहरा बदल रहा है। छोटी अनकुन एक मास्क सा पहन लेता है और उसकी ऑरा अलग ही लेवल पे जाने लगती है। फ्लक्चुएशन अलग था, मानो मास्क के अंदर एक डिवाइन एबिलिटी हो। तो देखो अपने फादर का मैच तो अभी भी नहीं था, लेकिन आराम से अगर चाहे तो भाग सकता है, होल्ड कर सकता है इन्हें। और टियानकुन कहता है कोई आ रहा है मुझे ले जाने के लिए, मुझे बस आधे घंटे की जरूरत है। उधर हमें सेवन ब्लड आइज को दिखाया जाता है और वहां पर जितने भी डिसाइपल्स है ना काफी बेचैनी में थे कि ये क्या हो रहा है। मतलब वो जो स्वर्ड वाली औरत थी इनकी तरफ ही बढ़ रही थी। अब देखो ऐसी चीजें होंगी तो मास्टर सेवेंथ और सर ब्लड स्मेल्टर दोनों दूर की चीजें देख पाते, तो उन्हें तो पता ही होगा। जैसे वो ब्लडी ट्री प्रकट होता है, सर ब्लड स्मेल्टर प्रकट होते हैं और बहुत सारे रेशे निकलते हैं मानो उनकी बॉडी से ब्लडी कलर के, और उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। मास्टर सेवेंथ भी थोड़े पीछे में प्रकट होते हैं ताकि उस ट्री को ब्लॉक कर सके दोनों मिलके। क्योंकि देखो भाई वो ट्री जो है वो एक टैबू ट्रेजर है। उधर जो सी ज़ॉम्बी एंसेस्ट्रल लैंड था, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है ना, वहां पर जो सेवन ब्लड आइज का टैबू ट्रेजर था वो एक्टिवेट हो जाता है। वो सातों आंखें खुलती हैं और सेवन ब्लड आइज की तरफ देखती हैं और एक मिरर प्रकट होता है जो कि ये जो ट्री था उस पर लॉक हो जाता है। और थोड़ी समय में ना वो वृक्ष पर एक आंख जैसा कुछ तो दिखने लगता है। तो फिर दूसरा आंख, तीसरा आंख, ऐसे ऐसे करके जो सेवन ब्लड आइज टैबू ट्रेजर के आंख हैं, वो आईज हैं, वो बनने लगते हैं। बेसिकली जैसे वो आंख प्रकट होता है ना, एक स्टीलिंग वाला पावर प्रकट होता है। और क्या कर रहे थे इस समय सेवन ब्लड आइज वाले कि क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट का जो टैबू ट्रेजर है उसे चुरा रहे थे, जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। बाकी डिसाइपल्स अचंभित थे कि क्या चल रहा है, लेकिन पीक लॉर्ड्स इस दौरान बता चुके थे किसी को कुछ नहीं करना, सब अंदर जाओ। और आप सोचो अगर क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट का भी टैबू ट्रेजर ये लोग कंट्रोल कर लिए तो क्या होगा? मतलब कितना स्ट्रांग हो जाएगा सेवन ब्लड आइज। बाकी जो पैट्रियार्च और मैट्रियार्च थे वो इन चीजों पर ध्यान दे रहे थे, उनको भी मालूम था क्या होने वाला है। क्योंकि बेसिकली मास्टर शेंग्यून और चूटियानकुन सेक्ट को बीट्रे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और इन्हीं की वजह से वो जो नदी का पानी पॉल्यूटेड हुआ या जो भी। और देखो बात वो भी है कि देखो कोलिशन ऐसा तो नहीं कि वीक है, इनके पास वॉइड रिटर्निंग लेवल के एक्सपर्ट है, तो इतना भी सोचने का जरूरत नहीं था। टॉर्च लाइट भी है अगर यहाँ पर, तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। उधर जो प्रोफाउंडिटी रिवर में सोर्स जो था पॉल्यूशन का, उसे हटाया जा चुका था। पानी फिर से प्योर होने लगती है। जू इस दौरान हेडक्वार्टर की तरफ पड़ता है वो ब्लडी ट्री देख करके, और देखता बहुत सारे डिसाइपल्स ना ये जो ब्लडी शेड्स आ रहे थे उनसे बैटल कर रहे हैं। और ऊपर में देखता है तो ब्लड स्मेल्टर और मास्टर सेवेंथ भी थे जो इस ट्री को लॉक करके थे। फिर भी चीजें नॉर्मल दिख रही थी, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल थी, बट जू थोड़ा बेचैनी फील करता है। तो ब्लैक फॉग और रेड स्काई मानो मिक्स हो रहे थे और एक वॉयलेट लाइट प्रकट हो रही थी। जू इस दौरान अपने एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन को निकालता है और तुरंत वहां पर पहुंच जाता है जहां पर बैटल चल रहा था। और ये जो ब्लडी शेड्स प्रकट हो रहे थे वो ट्री की वजह से उन्हें उन पर अटैक करने लगता है। और देखता है ना जो पावरफुल और उधर से निकल के आ रही थी स्वॉर्ड्स की, उसको पीक लॉर्ड्स वगैरह संभाल रहे थे और एल्डर्स वगैरह। थोड़ा मतलब बेचैनी इसकी कम होती है। लेकिन तभी इस दौरान ये आसमान में एक बंदे को देखता है। नाइट ऑफ था जो कि प्रकट हो चुका था। उसकी आंखों में अलग अलग रेशे दिख रहे थे। पीक लॉर्ड्स पर फोकस कर रहा था और आगे बढ़ता है। जू पर भी उसकी नजरें पड़ती हैं और फिर तेजी से आगे बढ़ता है। अब जू के पास समय तो नहीं था रिएक्ट करने का और वो कुछ देखता भी नहीं, अपने माइंड में एक अलग आवाज से सुनता है। तुरंत उसका जो लिमिटलेस क्राउन था ना एक्टिवेट हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी इसके डिफरेंसेस थे वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो भी मानो कोलैप्स करने लगते हैं। इसका लिमिटलेस क्राउन भी इवन एक्सप्लोड कर जाता है। जू फील करता मानो वो मरने वाला है। कुछ ऐसा सुनता कि मानो कोई बच्चा रो रहा। उसका वो जो लाइफ स्वैपिंग घोस्ट डॉल था जो मास्टर ने उसे दिया था, कि वो जो था ना एक प्रकट होता है और तुरंत मर जाता है।
इसका मतलब थोड़े समय पहले ज़ू मर चुका था और चीज़ें यहीं नहीं खत्म होती हैं। अब जो लाइफ स्वीपिंग घोस्ट डॉल था, वो दूसरी बार मर जाता है। मतलब ये नाइट डॉग कितना खतरनाक था और तीसरी बार भी मरने जा रहा था। मतलब दू ज़ू 2 बार मर के ज़िंदा हो चुका था, ऐसा समझो। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मास्टर 7 ने इसे ये गिफ्ट दिया था कि इस पर अपने ब्लड लगा दो और शायद 3 बार ये इसे बचा सकता था, इसकी जगह मर सकता था। ज़ू तो समझ चुका था, अचंभित था, तुरंत क्या करता है, एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पर स्पेस रिपल होता है, ज़ू यहाँ से गायब होने लगता है। और इसी दौरान जो इसका घोस्ट डॉल था ना, तीसरी बार भी एक्सप्लोड कर चुका था और ज़ू यहाँ से गायब हो जाता है और एक आवाज़ आती है, अच्छा 3 एक्स्ट्रा लाइफ और एक एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन। और ये काम किया था नाइट डॉग ने, लेकिन सोचो कैजुअली किया था उसने और उसका फोकस था पीक लॉर्ड्स पर। मास्टर 7 और ब्लड स्मेल्टर ने भी ये चीज नोटिस की थी कि ज़ूकिंग के साथ क्या हुआ था। बाकी भी पैट्रियार्च ने नोटिस किया था कि ये वॉइड रिटर्निंग एक्सपर्ट है। और क्या कर सकते थे भाई, क्योंकि वो खुद बैटल में लगे हुए थे। अब ये जो था ना, ये मास्टर 6 की तरफ पड़ता है। ज़ू को तो बस ऐसे ही परेशान कर रहा था इस बैटल में, इसीलिए आया था, मास्टर 6 को मारने आया था। इसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट था। वॉइड रिटर्निंग का कल्टीवेशन ये रिलीज करता है। ना तो इसे ब्लड स्मेल्टर रोक सकते थे, ना तो मास्टर 7। एक्स फिंगर बढ़ाता है और मास्टर 6 के फोरहेड पर ऐसा अटैक कर देता है। जितने भी आइटम थे मास्टर 6 के पास जो इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते थे, सब एक्सप्लोड कर जाते और मास्टर 6 यहाँ पर ब्लास्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो नास एंड सोल लेवल के कल्टीवेटर थे। मास्टर 7 और ब्लड स्मेल्टर का इस समय आंख दिखने लायक था, काफी दुखी थे। पूरा 7 ब्लड आइज इस समय काफी दुखी था। देखो मास्टर 6 इस समय बहुत दुखी इंसान थे पहले, मतलब मरने से पहले। लेकिन जब वो स्टार्ट किए थे तो मास्टर 7 जैसे ही थे, काफ़ी टैलेंटेड थे। वो तो बच्चे परिवार की वजह से, बीवी पहले चली गई, फिर बच्चे के साथ वो जो एक क्लैन था, मैं नाम भूल चुका हूँ, उन्होंने ऐसा किया था। और उनके पीछे कौन था, यही तो थे नाइट ऑफ वाले। लेकिन अब वो ज़ूकिंग को बच्चा मानने लगे थे ना, उस पर ही फोकस कर रहे थे। लेकिन अब क्या ही कर सकते थे, अब वो इस दुनिया से जा चुके थे और इस समय तो वो 7 ब्लड आइज के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और वो पहले जैसे फोकस्ड हो रहे थे। उनका मरना काफ़ी शॉकिंग था 7 ब्लड आइज के लिए, क्योंकि देखो बैटल हुआ था सी ज़ॉम्बीज़ के साथ भी इन लोगों का 2 साल पहले, या 2 साल जो चला था, काफ़ी खतरनाक हुआ था। लेकिन उसमें कोई पीक लॉर्ड वगैरह नहीं मरे थे और 7 ब्लड आइज राइज कर रहा था। और एक नासेंट सोल एक्सपर्ट का मरना, आप समझ लो। मास्टर 7 जब देखते हैं ना मास्टर 6 की लाश को ऐसे आसमान से गिरते हुए, उनकी आंखें एकदम खूनी लाल हो जाती है। वो भगवान तो थे नहीं कि चीज़ों को ऐसे इग्नोर कर देंगे, न तो ब्लड स्मेल्टर कर सकते थे। क्लाउड सॉर्सेट का उन्हें पता था कि एक प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था। लेकिन ये प्रॉब्लम कि ये धोखा दे सकते हैं और टॉर्च लाइट ज्वाइन कर सकते हैं, ये इन्हें भी आइडिया नहीं था। मास्टर 7 तो बहुत आगे तक सोच चुके थे। जैसे अभी ये लोग अपने प्लान को फॉलो कर रहे थे कि अगर क्लाउड सॉर्सेट टैबो ट्रेजर एक्टिवेट भी किया तो वो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सोच सकता है कि टॉर्च लाइट, और बड़ी बात कि टॉर्च लाइट वाला बंदा इतना स्ट्रांग होगा। और इनकी भी गलती नहीं थी। इवन जो एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में पावरफुल लोग हैं ना, वो भी टॉर्च लाइट को भूल चुके हैं, क्योंकि वो लोग भगौड़े लोग हैं। लेकिन टॉर्च लाइट बदल रहा था एक बंदे के आने की वजह से, और वो आपको मालूम है, वो जो यंग फिगर बैठा हुआ है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि ये जो बंदा आया था नाइट डॉग वाला, वो भी वॉइड रिटर्निंग लेवल पे। मास्टर 7 इस दौरान काम जाते और शैडोवी फिगर की तरफ थी। और रिएक्शन उनका ऐसा था कि फिलहाल वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अभी उनको ये टैबू ट्रेजर को चेक में रखना है। अगर वो ऐसे छोड़ देंगे तो सेक्ट तबाह हो सकता है, जो क्लाउड सोर्स सेक्ट का टैबू ट्रेजर है। ब्लड स्मेल्टर भी कंट्रोल कर रहे थे, टैबू ट्रेजर को मिल गया तो कुछ नहीं कर सकते थे। जितने भी गोल्ड कोर कल्टिवेटर थे और बाकी पीक लॉर्ड्स एकदम शांत हो जाते, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता था। इस दौरान जो पैट्रियार्च और मैट्रियार्च थे अलग अलग सेट के, वो भी सीरियस थे। कुछ तो इस दौरान जो कोलिशन का ग्रैंड स्पेल था उससे एक्टिवेट करने लगते। इवन जो प्रेसिडेंट थे कोलिशन के, वो भी सीरियस होकर 7 ब्लड आइज की तरफ देखते और फिर क्लाउड स्पॉट सेक्ट की तरफ। और उनका ध्यान लेकिन इस दौरान एक बिल्डिंग पर जाता है। इवन ब्लड स्मेल्टर भी उसी तरफ देखते हैं और बाकी भी पैट्रियार्च और मैट्रियार्च, सबका किलिंग फोर्स वहीं पर इकट्ठा होता है। और वो ब्लैक क्लॉक में जो बंदा बैठा हुआ था ना, ब्रोकन फेस ऑफ गॉड पहन के, उससे दिखाया जाता है कि शेंग यूनिवर चूटियान को उनकी तरफ देख रहा था। इस दौरान स्पेस रिपल होता है और नाइट डॉफ जो कि मार चुका था मास्टर 6 को, यहाँ प्रकट होता है और फिर बोलता है, लॉर्ड मैंने 7 ब्लड आइज को उनका गिफ्ट दे दिया है। और वो ज़्यादा तेज नहीं बोलता, फर्क भी नहीं पड़ता हमें कि ये लोग क्या करेंगे। उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा, क्योंकि वो जिसके साथ है वो बंदा बहुत पावरफुल। फिलहाल उसका जो लॉर्ड था वो बोलता है कि परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था, थोड़ा बोरिंग भी था। और ये यंग मैंने सुना 7 ब्लड आइज की तरफ देखता और स्माइल करता है कि चलो हो गया, मुझे जितना देखना था अब चलते हैं। और मस्त गलियों से ऐसा घूमते घूमते जाने लगता है। पूरे पैट्रियार्च वगैरह ना इस पर फोकस कर रहे थे अपनी ऑरा का, मतलब ऑरा भी एकदम फ्रीजिंग हो जाती है, प्रेशर भी बढ़ते जाता है, कोई चल ना पाए। लेकिन वो बंदा फिर भी आगे बढ़ते रहता है, क्योंकि वो बंदा पावरफुल था। जैसे कि प्रेसिडेंट है ना वॉइड रिटर्निंग के सेकंड स्टेज में, ये भी उसी लेवल पे था। तो वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, कोई नहीं रोक सकता। डॉग इसे फॉलो करता है, मस्त कैंडी फ्रूट भी खरीदता है एक वेंडर से और खाते हुए निकल जाता है। इस दौरान कुछ तो एक सरिया उठाता है और कहता है, मेरा छोटा भाई इससे पसंद करता है। इस दौरान जो 7 ब्लड आइज था
वो टैबू ट्रेजर जो था क्लाउड स्वॉर्ड का उसे फुली सप्रेस कर चुका था और तुरंत उसके बाद मास्टर सेवेंथर और ब्लड स्मेल्टर बाहर निकलते हैं। और इस दौरान प्रेसिडेंट जो थे कोलिशन के वो बोलते हैं टॉर्च लाइट क्या तुम वॉर डिक्लेयर कर रहे हो हेडसेट कोलिशन पे। वो जो यंग मैन था आसमान की तरफ देखता है और कहता है नाइट ऑफ बोलता है हाँ सर। एक वुडन बॉक्स निकलता है और उसको खोलने लगता है। उसमें से ना एक लाइट निकलती है जिसका कोई कलर नहीं था कोई आकार नहीं था। जैसे ही वो प्रकट होता है ना पूरा ये एरिया हिल जाता है। फॉरबिडन सी मानो चीखें मारने लगता है और जो सन और मून थे ना वो काले पड़ने लगते हैं उस लाइट की वजह से। तो क्या ये वही लाइट है जब ब्रोकन गॉड का फेस खुला था एक लाइट निकली थी राइट। तो क्या ये उसी से रिलेटेड है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।